हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया ना? तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जो हमारे प्रीवियस ईयर के 2024 के क्लास 10th के जितने सारे पेपर हैं वो सभी आप लोगों को मैं देने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने 2025 इसीलिए लिखा और मैंने टैग टाइटल और थंबनेल में इसीलिए लिखा क्योंकि मुझे पता है आप लोग वहीं जाते हो, क्योंकि आपको वहाँ बेवकूफ़ बनाया जाता है और आपको वहाँ सिर्फ लिख दिया जाता है तो बोर्ड का पेपर मैं चुरा लाया, ना यही आया तो आग लगा देना। ये सब वहाँ पर लिखा जाता है और आपका वहाँ पर घंटों समय बर्बाद किया जाता है। मुझे इस समय की कीमत पता है, आप लोगों का समय बर्बाद ना करते हुए मैं आपको वो सभी पेपर दिखा देना चाहता हूँ आपको तलाश है इस समय। तो 2024 के सारे पेपर हैं, इसमें से कुछ 2023 के हैं और मैं आप लोगों को ये पेपर दे रहा हूँ। आप लोग इन्हें हल कर लीजिए। आप यकीन मानिए, इसमें से 70 अंक का आता है। अगर 10% भी आ गया तो आपके 7 अंक यहाँ से पक्के हैं। तो आप लोगों का मैं बड़ा भाई होने के नाते मैं इतना तो कर सकता हूँ, ये सभी जो पेपर हैं आपको दे सकता हूँ और आप उन्हें हल करके अपना एक्सपीरियंस भी बढ़ा सकते हैं। इसमें क्या क्या दिया होता है, कैसा का इसका पैटर्न होता है, वो सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसे आप मॉडल पेपर समझिए। तो हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अगर यहाँ से हम दिखाएंगे तो ये पूरा दिख नहीं पाएगा और अच्छे से यहाँ पर मैं कर नहीं पाऊँगा जो है, और मैं आपको वहाँ मोबाइल की स्क्रीन पर दिखा सकता हूँ इसे अच्छे से। तो हम चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। मोबाइल की स्क्रीन पर और आपको वो सभी पेपर में दिखाने जा रहा हूँ। बेसिकली मैं आज विज्ञान का पेपर दिखाने जा रहा हूँ। अगर सभी पेपर इस वीडियो में हम दिखाएंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और आप भी बोरिंग होने लगेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको बता दूँ, ये जो यहाँ पर है मैंने इरेज कर दिया, और ये क्योंकि ये सब दिखाना यहाँ पर अलाउ नहीं है, अनुक्रमांक और ये सब नाम वगैरह, तो मैंने इसे इरेज कर दिया। आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा अनुक्रमांक, जो रोल नंबर आपका होगा और आपके एडमिट कार्ड पर लिखा होगा वही आपको यहाँ पर भर देना है और यहाँ पर अपना नाम भर देना है। उसके बाद में ये जो है हमारा यूपी 34 सीतापुर का पेपर है और इसका कोड 824 IK है। 2024 का विज्ञान पूर्णांक 70 का होता है, आप सभी जानते हैं, 931। और जो समय है यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट होते हैं। और जो इसके निर्देश भैया होते हैं ये बहुत ही समझने योग्य होते हैं। आपको वहाँ शायद टाइम इतना ना मिले पढ़ने के लिए, तो मैं आपको यहाँ इतना सब बता देता हूँ, आपको वहाँ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर निर्देश हमारे पास हैं। नंबर पहले में है, प्रारंभ के 15 मिनट विद्यार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा है, प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभाजित हैं। यहाँ पर जो हमारे होंगे खंड आ में वह विकल्पीय होंगे और जो खंड बा होगा उसमें वर्णात्मक होंगे। अभी आगे हम देखते हैं। तीसरे में है, खंड आ तथा खंड बा 3 उपभागों 1, 2, 3 में विभाजित होंगे। क्योंकि ये विज्ञान का पेपर है, आप सभी जानते हैं हमारे क्लास 10th की जो साइंस होती है इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक में होती हैं और उन्हें हमें एक ही पेपर में एग्ज़ाम देना होता है। अब हमारा चौथा निर्देश है, प्रश्न पत्र के खंड आ में वह विकल्पीय प्रश्न है जो मैंने पहले ही बता दिया, जिनमें सही विकल्प का चयन कर OMR, आपको वहाँ पर एक OMR शायद स्कूल में ना दिखाई गई हो, और जो दिखाई गई होगी तो वहाँ पर जैसे मान लें यहाँ पर दूसरी कापी बता, यहाँ पर जैसे नंबर 1 है उसके आगे 4 बिंदियाँ रखी होंगी और आपको जो सही होगा ऑप्शन वही बिंदी आपको वहाँ पर पूरी कलर कर देना है अपने पेन से। जिसमें सही विकल्प का चयन कर OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से भरें। OMR उत्तर पत्रक पर उत्तर देने के पश्चात उसे काटे नहीं तथा इरेजर अथवा व्हाइटनर का प्रयोग न करें। अगर आप वहाँ पर व्हाइटनर और इरेजर कुछ भी उसे छेड़ते हैं तो वहाँ पर वो नंबर नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि वो जो OMR सीट हैं वो कंप्यूटर के
अकॉर्डिंग चेक होती हैं, उसे कोई एग्जामिनर नहीं चेक करता, इसीलिए वो नंबर काट सकता है कंप्यूटर। अब हमारा अगला निर्देश है, खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए 1 अंक निर्धारित है। आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में हर एक प्रश्न का 1 अंक दिया जाएगा। खंड बा में वर्णात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। जो आपके वर्णात्मक प्रश्न होंगे उनके सामने जो है उनका अंक लिखा होगा, जितने अंक का वो क्वेश्चन होगा। अब हमारे पास अगला निर्देश है, खंड बा के प्रत्येक उपभाग के सभी प्रश्नों को एक साथ हल करना आवश्यक है। जैसे खंड बा के प्रत्येक प्रश्न जैसे उपभाग हैं तो उसके सभी प्रश्न आपको हल करना है। प्रत्येक उपभाग नए पृष्ठ से प्रारंभ किया जाए। जैसे कि आप लिख रहे हैं पहला उपभाग, मान लें जैसे यहाँ से यहाँ तक बायोलॉजी लिखा, यहाँ तक आधे तक, और नीचे इतना इतना सादा है पन्ना, तो आपको यहाँ से दूसरा उपभाग स्टार्ट नहीं करना है। आपको दूसरा उपभाग अगले पेज से ही स्टार्ट करना है। तो हमने निर्देश जान लिया और यहाँ पर लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। आपको अथवा वाले छोड़कर सभी प्रश्न हल करना है, क्योंकि अथवा में इसीलिए दिया होता है, आप वो ना करके अथवा वाला कर सकते हैं, उसमें एक ऑप्शन दिया होता है। फिर हमारे पास बहुविकल्पीय प्रश्न आ जाते हैं और उनके कुछ प्रश्न होते हैं जो हमें हल करना है। अब हम इनको हल करते हैं और जानते हैं क्या है इस प्रश्न में। अवतल दर्पण के सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। प्रतिबिंब बनता है आपको यहाँ पर दिया है, कहाँ बनता, कैसा बनता है और किस प्रकार का बनता है। तो यहाँ पर अवतल दर्पण है और सम्मुख उसके ध्रुव सम्मुख रखी स्थित वस्तु है। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तो सीधा आभासी छोटा, सीधा आभासी बड़ा, सीधा वास्तविक बड़ा, सीधा वास्तविक छोटा। तो हमारा जो अवतल दर्पण होगा उसके सम्मुख ध्रुव और फोकस के बीच में अगर वस्तु रखी होगी तो हमारा प्रतिबिंब सीधा, बड़ा और आभासी बनेगा। हमारा एक क्लियर हुआ। अब हम दूसरे, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूर दृष्टि दोष यानी दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण में कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है। तो दूर दृष्टि में लेंस हमने एक ट्रिक भी बता रखी है कि दूसरी कॉपी लेकर हम बताते हैं। ये शॉर्ट पेपर है, हम यही इसी पर बता देते हैं। जैसे हम लिखते हैं उड़ान, जैसे हम लिख लिए उड़ान, इंग्लिश में लिखा हमने उड़ान। ऊ से क्या है, उत्तल, एक ट्रिक है, और डी से दूर। तो दूर दृष्टि में कौन सा प्रयोग होगा लेंस, उत्तल। यन से निकट और ए से अवतल। तो हमारा निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस प्रयोग होगा। तो हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं ऑप्शन, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, द्विफोकसीय लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो द्विफोकसीय लेंस इसमें तो कतई होगा ही नहीं, और अवतल जो रहा तो अवतल होगा ही नहीं, क्योंकि अवतल हमारा सही ऑप्शन होगा। क्योंकि दूर दृष्टि दोष है, तो मैंने आपको ट्रिक भी बता रखी है कि दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस हमारा प्रयोग होगा। इसमें हमारा उत्तल लेंस प्रयोग होगा इस ट्रिक से, और सही में भी यही हमारा उत्तल लेंस प्रयोग होगा। जो इरेज होगा थोड़ा दिख नहीं रहा है, लेकिन आप माइनस कर सकते हैं। जो हमारा यहाँ ये आप माइनस कर सकते हैं, यहाँ पर है।
हमारे पास अगला प्रश्न है, एक लेंस से 0.2 मीटर दूर रखी वस्तु के आभासी प्रतिबिंब का आवर्धन 0.5 है, यह लेंस होगा। आखिर यह लेंस कैसा होगा? तो हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं चार। 1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.2 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 0.1 मीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस उत्तल लेंस, और हमारे पास है 0.2 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो हमारा इसमें करेक्ट आंसर सी होगा, 0.1 मीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है उस पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, जब श्वेत प्रकाश के प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है तो प्रिज्म के आधार की ओर अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग होता है। जब हमारा प्रिज्म के द्वारा प्रकाश गुजरता है तो उसमें सबसे नीचे यानी सबसे नीचे कौन सी झुकी होती है? तो सबसे ऊपर हमारी लाल होती है और सबसे नीचे बैंगनी होती है। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है? किरण का रंग, अधिकतम झुकी प्रकाश की किरण का रंग कैसा होगा? तो बैंगनी होगा। अब हमारे पास पांचवा क्वेश्चन है, R1 तथा R2 प्रतिरोधों के दो तार समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इनका तुल्य प्रतिरोध होगा। तो हमारे पास समांतर क्रम संयोजन में जो सूत्र लगता है तुल्य प्रतिरोध का, वो R1 डिवाइडेड बाई R1 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R3। तो हमारे पास यहाँ पर दो प्रतिरोध हैं, तो हमारे पास R1 डिवाइडेड बाई वो जो 1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई R2 होगा और उसका तिरछी गुणा हो जाएगी और हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन की। तो ये छठा क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट तंतु बना होता है। तो मैंने इसे डिटेल में समझा रखा है और ये कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। तो टंगस्टन का बना होता है, आप सभी जानते हैं, बोर्ड की तैयारी चल रही, तो आप सभी के लिए ये हलवा है। सातवां हमारे पास क्वेश्चन है, वैद्युत सेल में रूपांतरण होता है रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में, वैद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। तो हमारा वैद्युत सेल में जो रूपांतरण होता है वो रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब हम आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये आठवां क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, और हमारा यहाँ तक उपभाग 1 खत्म हुआ, यानी फिजिक्स खत्म हुई यहाँ तक, क्योंकि 7 क्वेश्चन में, और आठवां क्वेश्चन हमारा उपभाग 2 है और इसमें केमिस्ट्री हमारी है। अब हम केमिस्ट्री को हल करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया 2FeCl3 प्लस 2H2O प्लस Y अभिकारक 2FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस 2HCl में Y क्या है? अब यहाँ पर Y आपको बताने के लिए पूछा है, तो हमें Y फटाक से बता देना होगा। तो हम पहले चेक करते हैं इस प्रकार के तत्व कैसे हैं, कितने हैं, और तब हम आसानी से पहचान लेंगे। तो हमें यहाँ पर बराबर बराबर से जोड़ना होगा। तो यहाँ पर कितनी Fe है? 2 Fe हैं, यानी लोहा के अणु कितने हैं? 2 हैं, इधर भी 2 हैं, बराबर हो गया। अब हम देखते हैं क्लोरीन कितनी हमारे पास है? क्लोरीन हमारे पास यहाँ पर 3 है, और हमारे पास क्लोरीन यहाँ पर भी 3 क्लोरीन है, यहाँ पर 2 और 1 यहाँ। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन 2 दूनी 4 यहाँ पर हाइड्रोजन है, और इधर हम देखते हैं 2 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। एक नहीं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 लगाया, सॉरी मैंने
ध्यान नहीं दिया। अब हम देखते हैं अब इधर क्या फालतू है, तो हमारे पास SO4 दिख रहा है कुछ फालतू। ऑक्सीजन हम चेक करें या न चेक करें, यहाँ पर ऑक्सीजन हमारे पास 2 है और यहाँ पर ऑक्सीजन 4 है, तो हमें यहीं से पता लगा लेना होगा कि यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि यही SO2 जब यहाँ मिलेगा तो O2 यहाँ पर जो O हैं 2 O हैं और 2 मिलकर 4 यहाँ पर हो जाएंगे SO4, तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित में कौन सा अम्लीय लवण है। तो सोडियम क्लोराइड है तो नमक है, ये नहीं हो सकता। अब हमारे पास तीसरा है, ये भी नहीं हो सकता। चौथा है, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारे पास करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोसल्फेट। अब हमारे पास फिर क्वेश्चन है मैट में मुख्यतः होता है। तो मैट में ऑप्शन ए फेरस सल्फेट, ऑप्शन बी कॉपर सल्फेट, ऑप्शन सी कॉपर सल्फेट तथा फेरस सल्फेट, ऑप्शन डी कॉपर सल्फेट तथा फेरस सल्फाइड। तो हमारे पास ये जो है तीसरा, हमारे पास मैट में ए और बी दोनों सही हैं, तो हमारे पास सी ऑप्शन में ए दोनों दिए हुए हैं, तो हमारे पास सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 11वें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर दिया हुआ है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूरा कीजिए। अब हमें यहाँ पर पूरा करना है और बैलेंस करना है कि किधर कितने अणु हैं और हमें कितने चाहिए, जो इन चारों ऑप्शन में उपलब्ध हैं। तो अब सबसे पहले चेक करते हैं, यहाँ पर पोटेशियम क्लोराइड है, यहाँ पर क्लोरीन कितनी है, 5 क्लोरीन है, और यहाँ पर क्लोरीन 3 है, और ये 4 और एक यहाँ पर 5 क्लोरीन है। अब क्लोरीन हमारी पूरी हो गई। अब CH3 और जो है ये यहाँ पर H और A वो और ये वो और AC इतना फालतू है, यानी यहाँ से इतना क्लोरीन को छोड़कर यहाँ इतना, और जो यहाँ पर O दिख रहा है ये, और ये H फालतू है। तो अब सबसे पहले चेक करते हैं क्या इसमें है। तो यहाँ पर देखते हैं तो CH3 तो मिल जाता है और O ये वाला मिल जाता है, और लेकिन ये C नहीं मिल पाती है और सब मिल जाता है, तो हमारा ए मेथिल अल्कोहल भी नहीं होगा। अब हम ऑप्शन बी में आ जाते हैं। तो यहाँ पर दिखता है मेथेनोइक, यहाँ पर मेथेनोइक हमारा होगा, क्योंकि यहाँ पर COH है। तो हमें ये सब नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है। तो हम देखते हैं CH3 है, C भी है, O वो यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी O है, और ये जो O है ये भी O है, और जो ये हाइड्रोक्लोरिक के साथ H लगा है ये भी लगा है। तो हमारा करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, हम आगे के देखेंगे ही नहीं। जो मेथिल अल्कोहल है ये भी नहीं होंगे। अब हमारे पास 12वां क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड है। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। आपने सब क्लियर कर लिया है, तो आपको पता होगा कि हमारे पास उभयधर्मी यही ऑप्शन सही होगा, सी वाला, जो एल्युमिनियम ट्राई ऑक्साइड दिया हुआ है। अब हम चलते हैं 13वें क्वेश्चन के। तो प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। तो CnHTn प्लस CnH2n प्लस 2 में हम n का मान रख दें तो हमारे पास सभी पता चल जाते हैं कि कौन सा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन जो भी हो पता चल जाएगा। तो मेथेन का हमारे पास 1 होता है, एथेन का 2, प्रोपेन का 3। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास है प्रोपेन का, तो हम n बराबर 3 रख देंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 2 8 हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बेसिकली ये जो हमारा दिया हुआ है तो ये मेथेन का है, और ये प्रोपेन का है, और ये जो दिख रहा है ब्यूटेन का है, और ये जो दिख रहा है ये एथेन का है।
तो हमें प्रोपेन का पूछ रहा है तो ये बी वाला हम बता देंगे। अब हमारे पास आ गई बायोलॉजी। जो 7 क्वेश्चन हमारे फिजिक्स के हुए और 6 क्वेश्चन हमारे एक नंबर के केमिस्ट्री के हुए। अब हम 7 क्वेश्चन बायोलॉजी के करेंगे जो उपभाग 3 में दिया हुआ है। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, हाइड्रा में प्रजनन होता है। आखिर हाइड्रा में किस तरह से प्रजनन होता है? तो मुकुलन द्वारा, विखंडन द्वारा, खंडन द्वारा, कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो हमारे पास हाइड्रा का जो जनन होता है वो अलैंगिक होता है और मुकुलन द्वारा होता है। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। पायरुवेट के विखंडन की प्रक्रिया संपन्न होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरितलवक में, केंद्रक में। तो जो पायरुवेट के विखंडन में प्रक्रिया संपन्न होती है तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। मनुष्य में वृक्क किस तंत्र से संबंधित है? पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन। तो जो मनुष्य में वृक्क है ये मूत्र को जो फिल्टर करता है और ये उत्सर्जन की क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, न कि पोषण, श्वसन, परिवहन। तो हमारे पास उत्सर्जन वाला सही हो जाएगा। तो अब हमारे पास 17वां क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? मंदिर में, स्कूल में, गुरुकुल में, गिरजाघर में। तो मेंडल ने प्रारंभिक शिक्षा गिरजाघर से प्राप्त की थी। हमारे पास 18वां क्वेश्चन है, मादा जननतंत्र के किस भाग में लूप स्थापित किया जाता है? अंडाशय में, अंडवाहिनी में, गर्भाशय में, योनि में। तो मादा में जो लूप स्थापित किया जाता है कॉपर्टी, तो गर्भाशय में स्थापित किया जाता है और दोनों जो है अंडवाहिनी को रुद्ध कर दिया जाता है ताकि शुक्राणु अंदर न जा पाए और आगे की प्रक्रिया न हो पाए। तो हमारे पास ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन जो है क्वेश्चन 19वां करने के लिए आए हैं। तो निम्न में से कौन सा अंग पौधों में नर जननांग का प्रतिनिधित्व करता है? तो हमारे पास जायांग, पुंकेसर, वर्तिकाग्र, अंडाशय। तो हमारे पास जो नर जनन अंग होता है तो वो पुंकेसर होता है और अंडाशय, वर्तिकाग्र, जायांग ये सभी मादा जनन अंग के भाग हैं। हमारे पास 20वां और अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ये पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं? तो हमारे पास ऑप्शन ए है, बाजार जाते समय खरीदे गए सामान को रखने के लिए कपड़े का थैला ले जाना। और बी हमारा है, आवश्यक ऊर्जा खर्च बचाने के लिए लाइटों तथा पंखों का स्विच बंद करना, वाहन के बजाय विद्यालय तक पैदल जाना। उपर्युक्त सभी, अगर हम इस सभी क्रियाओं को करेंगे तो पर्यावरण में व्यवहार होगा और जो है पर्यावरण खराब नहीं होगा। तो हमारे पास उपर्युक्त सभी हैं, सही हो जाएगा। अब हम वर्णनात्मक प्रश्नों को देखते हैं और उन्हें जो हमारे पास उपखंड बा में उपभाग 1 जो कि फिजिक्स होगी और इसके वर्णनात्मक प्रश्न है, ये 4 अंक का है और इस क्वेश्चन में है क्या, एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने। तो ये क्वेश्चन हमारा जो है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन वाले लेसन से संबंधित है और उसी लेसन से ये पूछा भी गया है। तो हमें इस लेसन में ये न्यूमेरिकल है और इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमें फोकस दूरी दी हुई है और हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। कहा जाता है ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 21। अगर आप वहाँ पर लिखेंगे तो इस तरह से डालेंगे,
प्रश्नोत्तर संख्या 21 और अपना अपना न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। तो हमारे पास पहले दिया क्या हुआ है, हमारे पास दिया है एक 10 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए ताकि उसका 5 गुना बड़ा प्रतिबिंब बने जबकि प्रतिबिंब वास्तविक हो, प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले हमें दिया क्या हुआ है, फोकस दूरी यानी एफ दी हुई है 10 सेमी और जो आवर्धन एम इक्वल्स टू 5 गुना दिया हुआ है। तो अब हमारे पास यहाँ पर अवतल दर्पण है और जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो प्रतिबिंब वास्तविक हो तो यानी उल्टा होगा तो हमें इसको ऋणात्मक लेंगे, फोकस दूरी को ऋणात्मक लेंगे, हम फोकस दूरी को ऋणात्मक लेंगे और हम वस्तु की दूरी मान लेते हैं, माना वस्तु की दूरी माइनस यू, यानी यहाँ पर जो है अवतल दर्पण है और इसका वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा तो मैं ऋणात्मक ही लेना होगा। प्रतिबिंब की दूरी v। अब हमें क्या करना होगा, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए अगर हम इस तरीके से हल करेंगे तो एग्जामिनर हमारी भले ही हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी हमारे इसमें अच्छे नंबर आए थे, हमारे 91 नंबर इस विषय में आए थे। तो हम अगर वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हल करेंगे तो हम जानते हैं कि जो आवर्धन हमें दिया होता है, आवर्धन सूत्र m माइनस वी अपान यू, तो हम यहाँ पर रख देंगे। अगर यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक है तो हम आवर्धन भी माइनस में लेंगे, हम माइनस में यहाँ पर लेंगे आवर्धन। तो हमें यहाँ पर हल कर देना होगा, फटाफट मान को पुट कर देना होगा। तो हमारे पास आवर्धन कितना है, -5 और -5 हमारे पास आवर्धन है। अब हमारे पास क्या है, v कितनी दी हुई है, v तो है ही नहीं। जब v है ही नहीं तो क्या, v को ऐसे ही रखेंगे, वो भी किसी है माइनस है, u है। अब हम इसकी तिरछी गुणा कर देंगे तो हम देखेंगे -5u -2 -v, तो हमारे पास ये इतना आ जाएगा और जब v इधर आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। अब हमारे पास इतना तो आ गया। अब हम दर्पण सूत्र उठाएंगे और उसमें इस मान को पुट कर देंगे। दर्पण का सूत्र क्या होता है, दर्पण का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है हमारे पास 1/f 1/v प्लस 1/u। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे तो हमारे पास फोकस दूरी तो दी हुई है, तो फोकस दूरी को -10 -10 रख देते हैं। अब उसके बाद में 1/v जो हमें ज्ञात करना है वो तो होगी ही, लेकिन नहीं, हमने यहाँ पर निकाल भी लिया है तो हम इसी मान को रख देते हैं, -5u प्लस
1/v। अब 1/u यहाँ पर होगा। अब हम इसे, और यहाँ पर जब रखेंगे हम इस मान को, तो हमें यहाँ पर मिलेगा 1 + 5 और -5u। और हम इसे तिरछी गुणा कर देंगे। -5u कितना होगा, यहाँ पर 6 हो जाएंगे, 5 × 1 = 6 और 6 × 6 = 60, वो भी माइनस के। अब 6 × 60 हमारे माइनस के हो गए। अब हम u लेंगे, -60 और -5, तो माइनस में माइनस गया, और 5 से 12 बार 60 भी खल्लास हो गया। अब हमारे पास u आया कितना, 12। और जब हमारा प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो ऋणात्मक होगा, तो हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा क्या आ गया, वस्तु की दूरी हमें ज्ञात हो गई। अब हम इसकी स्थिति होगी तो स्थिति इसकी उल्ट, जो हमारी वस्तु की स्थिति होगी तो वस्तु की स्थिति प्रतिबिंब से बड़ी होगी। तो हमारे पास दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेमी है, उस वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेमी दूर की दूरी पर अक्ष के लंबवत है तथा प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। हम इसे भी सॉल्व करते हैं अगले पेज पर। हमारे पास क्या दिया हुआ है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी, या वहाँ पर दर्पण था, यहाँ पर लेंस है, तो और फोकस दूरी दी हुई है, तो F = 50 cm। फिर क्या दिया हुआ है, वस्तु की स्थिति बताइए जो लेंस से 25 सेमी दूर, लेंस से 25 सेमी दूर रखी हो, यानी u -25 ले लेंगे, और प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लेंस सूत्र का उपयोग करते हैं। लेंस सूत्र क्या होता है, ये हमारा लेंस का सूत्र होता है। यहाँ पर माइनस लग जाता है और उसमें प्लस लगा रहता है। अब हम इसके मान को यहाँ पर पुट कर देते हैं और अपने उत्तर को पा जाते हैं यहाँ से। अब हम यहाँ पर इस मान को रख देंगे, 50 = 1/v, यही हमें ज्ञात करना है, -25 माइनस के वो भी। अब हम इसके मान को सही करके रखते हैं, तो हमें इस प्रकार से करना होगा, और जो 25 उधर दिख रहे हैं, इस 25 को हमें यहाँ पर लाना है। और हाँ, यहाँ पर जब माइनस माइनस एक दोनों होंगे तो प्लस का ये हो जाएगा, और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब हम इसे भी इस तरीके से हल करते हैं, जब माइनस को हम 25 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा और बराबर 1/v। अब हम इसे हल करते हैं तो तिरछी गुणा जब करेंगे तो 25 × 25 और -50 बटे, जब इसका गुणा करेंगे तो 1250 होगा। अब हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो 50 में से 25 गए, जब 25 में से 50 गए तो 25 बचे, और जब यहाँ पर हम इसको हल करेंगे 1250 को, तो हमारे पास कट के कितना आएगा बराबर में v, तो हमारे पास ये 25 पंचे 25 और ये 0 बटा
जीरो बचा है, तो हमारे पास 1/50 और 1/v। हमारे पास 1/50 वो भी माइनस किए हुई है, क्योंकि ये 25 माइनस का था, तो हमारे पास ये भी 25 के हुई है, ये माइनस के हुई है। अब हम इसको अच्छे से हल कर लेते हैं। तो v इक्वल्स टू माइनस के 50, आंसर हमारा क्या आ गया? हमारा आंसर इतना आ गया, यानी प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पर क्या पूछ रहा था, फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, यानी प्रतिबिंब -50 सेमी दूर है। अब हम आवर्धन को ज्ञात करते हैं। हम आवर्धन का सूत्र तो जानते ही हैं कि m बराबर v/u, और हमारे पास v कितनी निकल के आई है -50, और u कितना था -25। माइनस से माइनस गया, 2 बार से 50 गया, तो हमारे पास m इक्वल्स टू 2। इसका कोई मात्रक नहीं होता, हमारा ये आंसर आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो हमारे पास 23 नंबर क्वेश्चन है कि 2 ओम, 3 ओम तथा 5 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यदि संयोजन के दोनों सिरों पर 30 वोल्ट का विभवांतर लगा है, तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो हम इसे भी सॉल्व करते हैं। इसे हम सॉल्व करते हैं और इसे हम अच्छे से ताकि कर पाएँ। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, श्रेणी क्रम में संयोजन है, तो हम पहले चित्र बना लेते हैं। ये हमारी कुंजी लग गई, और ये हमारा जो यहाँ पर 30 वोल्ट की बैटरी थी, 30 वोल्ट की बैटरी थी, यहाँ पर 2 ओम था, यहाँ पर 3 ओम था, और यहाँ पर 5 ओम था। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कितना विभवांतर है, और यहाँ भी कितना ज्ञात करना है, कितना विभवांतर, यहाँ भी कितना ज्ञात करना है विभवांतर है, और हमारा टोटल विभवांतर ये यहाँ पर दिया भी है। तो हम सबसे पहले इसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तुल्य प्रतिरोध के लिए हम क्या करेंगे, R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R इक्वल्स टू 2 प्लस 3 प्लस 5 सिंपल है, 10 ओम हो जाएगा हमारे पास ये तुल्य प्रतिरोध इसका। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम इसकी पहले धारा निकाल लेंगे, और धारा निकालने के बाद में हम इसे अच्छे से सोल्व भी कर लेंगे। जब हम इसकी धारा निकालेंगे, बिना धारा निकाले हम इसका जो है विभवांतर नहीं निकाल सकते। तो हमारे पास धारा का सूत्र होता है I इक्वल्स टू V/R। तो हम I निकालेंगे, तो हमारे पास विभवांतर कितना दिया हुआ है 30 वोल्ट, और जो है तुल्य प्रतिरोध जो है वो हमारे पास 10 है, 10 ओम है, तो 0 से 0 कट गया, तो हमारे पास I इक्वल्स टू 3 एम्पियर बची। हमारे पास धारा कितनी है, 3 एम्पियर, यहाँ भी है, यहाँ भी 3 एम्पियर, यहाँ भी 3 एम्पियर, यहाँ भी 3 एम्पियर है। अब हमें इनका विभवांतर यहाँ पर निकाल लेना होगा। विभवांतर का हमारे पास सूत्र क्या होता है, विभवांतर का हमारे पास सूत्र होता है, और हमें यहाँ पर V1, V2, V3 इस तरीके से ज्ञात करना होगा। अब हम V1 को ज्ञात करते हैं। अगर हम इसके सूत्र की बात करें,
तो V1 इक्वल्स टू IR। अगर हम V1 के मान को यहाँ पर I के मान को 3 एम्पियर और R के मान को 2 प्रतिरोध है 2 ओम रख देते हैं, तो हमारे पास V इक्वल्स टू 6 वोल्ट होगा। यह इसका मात्रक बहुत ही लिखना इम्पोर्टेंट है। अब हम V2 ज्ञात करते हैं। V2 में हमें दिया है एम्पियर तो उतनी ही 3, और जो है यहाँ पर प्रतिरोध भी 3 है, तो हमारे पास यहाँ उत्तर हो जाएगा इसका 9 वोल्ट। हमारे पास V3 है। हम V3 को भी यहाँ पर मान पुट करते हैं। V3 में 3 एम्पियर धारा और 5 ओम प्रतिरोध। हमारे पास इसका भी आंसर फटाक से आ गया है। कितना है? V1 6 वोल्ट, V2 9 वोल्ट, V3 15 वोल्ट। हमारा आंसर आ गया। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, घरेलू वैद्युत वितरण परिपथ में प्रयुक्त निम्नलिखित तारों की कार्य प्रणाली एवं आवरण विद्युत रोधन के रंग लिखिए। तो जो आवरण विद्युत रोधन होता है, जो ऊपर प्लास्टिक लगी होती है वायर के, वही आवरण या विद्युत रोधन होता है। तो जीवित विद्युतमय तार जो रेड कलर का होता है वो संपर्क तार, जो हरे कलर का होता है उदासीन तार, जो काले कलर का होता है इसका कलर और इसके कार्य भी हमें लिख देना होगा। जो थ्योरी है, आप थ्योरी अपने आप लिख सकते हैं। बाएं फ्रेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दाहिने हाथ के अंगुष्ठ नियम को स्पष्ट कीजिए। आप इसे भी कर सकते हैं। ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव वाले लेसन से लिया हुआ है। अब हम बात करते हैं निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जो 4 अभिक्रियाएं हैं और चारों एक एक अंक की हैं। अगर हम इन अंकों को ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास 4 अंक हमें प्राप्त होंगे, और 4 अंक कम नहीं होते। तो ये भी आप अभिक्रियाएं वहाँ से कर सकते हैं। जो संक्षिप्त टिप्पणी यहाँ पर लिखना है, सजातीय श्रेणी कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रगति। सजातीय श्रेणी लिखते हैं तो वहाँ पर 14 अणुभार बढ़ते या घटते क्रम में, और इसकी विशेषताएं 2-4 लिख देनी होंगी। विस्तार से लिख सकते हैं अपनी बुक से। मुझको सिर्फ आपको पेपर प्रोवाइड करवाना था, मैंने बहुविकल्पी भी करवा दी। अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। आगे जो निम्नलिखित के आयुपेशी नाम है, ये आयुपेशी नाम आप कर सकते हैं। और उसके बाद में साबुन क्या है, साबुन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया लिखे तथा साबुन की 2 विशेषताएं लिखे। ये भी थ्योरी है, आप लिख सकते हैं। ये अम्ल क्षार तथा लवण वाले लेसन से है। और जो ऊष्मा अब हम आ जाते हैं अथवा वाले में। जो ऊष्मा छेपी तथा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं को स्पष्ट कीजिए। तो ऊष्मा शोषी जैसे हैं, ऊष्मा शेषी हैं। जो ऊष्मा सोखती हैं, यानी हम कार्बन के साथ जब हम नाइट्रोजन को जलाते हैं तो नाइट्रोजन काफ़ी ठंडा होता है, वो जलता नहीं है। तो हम यहाँ पर ऊष्मा जो है सोखती है, उसके बाद में जलती है। और जो ऊष्मा छेपी होती हैं, तो जो ऊष्मा छेपी होती हैं इसमें ऊष्मा निकलती है। इस वाले में जो हम कार्बन और ऑक्सीजन को जलाते हैं तो हमारे पास कुछ ऊष्मा निकलती है और ऊर्जा भी निकलती है। तो हमारे पास ये आप थ्योरी लिख सकते हैं। पीएच मान क्या है इसका, हाइड्रोजन आयन साधारण से क्या संबंध है, ये भी आप थ्योरी लिख सकते हैं। खनिज तथा इसके में अंतर, ये भी लिख सकते हैं। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है। आप लार तो लिख सकते हैं कि लार
भोजन को लुगदी बनाती है और हमें निगलने में सहायक हो देती है। और पाचन में एंजाइम सब ट्रिप्सिन, पेप्सिन आप आदि एंजाइम बता सकते हैं। ओजोन परत हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? जो वायुमंडल में ओजोन होते हैं O3 वो जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये भी थ्योरी आप लिख सकते हैं। स्वपरागण तथा परपराग में विभेद कीजिए। तो स्वपरागण जो होता है, जो पुष्पों में अपने आप से परागण हो जाता है और जीर्ण हो जाता है, उसे स्वपरागण कहते हैं। जो परपरागण होता है, जैसे किसी कीट या चिड़ियों की वजह से जो परागकण एक दूसरे पुष्प में गिर जाते हैं और उससे जीर्ण होता है, उसे हम परपरागण कहते हैं। परिवार नियोजन की किन्हीं दो स्थायी विधियों का उल्लेख कीजिए। तो है वैक्सोटॉमी और नसबंदी। ये आप लिख सकते हैं। महिलाओं में पुरुषों में दोनों में हो सकती है नसबंदी, और वैक्सोटॉमी महिलाओं में बता सकते हैं। जो यहाँ पर 30वां हमारे पास क्वेश्चन है, किन्हीं दो पादप हार्मोन के नाम एवं कार्य लिखते हैं। तो साइटोकाइनिन और जिबरेलिन्स और ऑक्सिन जैसे इनके सबके कर सकते हैं। एथिलीन भी होता है जो वृद्धि को कम करता है। मानव में वृक्काणु नेफ्रॉन की संरचनात्मक क्रियाविधि का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर वृक्काणु आप किडनी का यहाँ पर बना सकते हैं और क्रियाविधि उसकी बता सकते हैं। लक्षणों की वंशागत के नियम में मेंडल के प्रयोगों के महत्व की व्याख्या कीजिए। जो मेंडल के नियम थे, पृथक्करण का नियम, प्रभाविता का नियम, अपव्यूहन का नियम, वो आप नियम यहाँ पर लिख सकते हैं। जो आप ये ना लिखें, ये ना चित्र बना पाएँ, तो आप ये कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो यहाँ तक समाप्त हुई। और अगर आपको थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगी हो अपने भाई के तरफ से, तो आप अपने भाई के लिए यानी मेरे लिए एक लाइक, और अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।